Hello everyone, this is Professor Pawan Shivankar and I welcome you in a 13th lecture of Machine Design and Drawing 2. And in last lecture we have discussed different couplings and we end over there on boost pin flexible coupling. So let us revise it shortly. Boost pin flexible coupling क्या था? So a type of flexible coupling in which we allow two different shafts to connect but with some lateral um, और मिसअलाइनमेंट और लेटरल मूवमेंट। ओके, सो एक छोटी सी लेटरल मूवमेंट वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है अगर हम फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करते हैं तो। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो डायग्राम ऑफ बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग, जहाँ पे शाफ्ट है, हब है। सो दिस इज़ योर शाफ्ट, दिस इज़ कम्प्लीटली हब। ओके, एक की है यहाँ पे, उसके बाद में ये बोल्ट है और ये फ्लैंजेस है। सो कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर है फ्लैंज कपलिंग से, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है? रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपको एक 5 mm की गैप दिख रही है। ओके, दो फ्लैंजेस के बीच में यहाँ पे एक गैप रहेगी विच अलाउ सम मिस अलाइनमेंट और लैटरल मूवमेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट बिटवीन टू शाफ्ट्स, जहाँ पे आपको रिजिडली और स्ट्रेट वे में शाफ्ट को कनेक्ट नहीं करना है, थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट वहाँ पे परमिसिबल है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सी द डिफरेंट नोटेशंस ओवर देयर। शाफ्ट का डायमीटर अगर डी है तो उसका जो हब रहेगा या फिर स्लीव रहेगा उसका डायमेंशन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 डायमीटर ऑफ शाफ्ट है। उसके बाद में सपोज बोल्ट का जो डायमीटर हमने लिया है, इफेक्टिव डायमीटर, वो D1 लिया है और D2 क्या है? आप यहाँ पे डार्क स्ट्रिप्स देख रहे हो, तो वो ब्रास बूश है बोल्ट के ऊपर का, और उसके ऊपर की जो छोटी सी लेयर आप दिख रहे हो, ये वाली लेयर हैचिंग पोर्शन में। ओके, सो ये जो लेयर है ये है रबर कोटिंग। रबर कोटिंग क्यों? क्योंकि दो फ्लैंज एक दूसरे से वाया बोल्ट कनेक्ट जब हो गए तो उसमें रबर बुश की गैपिंग है, उसके वजह से मिस अलाइनमेंट थोड़ी सी ईजी रहेगी। ओके, लैटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी पॉसिबल रहेगी, और वैसे भी 5 mm की गैप हमने दोनों फ्लैंजेस में रखी है, सो विच अगेन अलाउज सम मिस अलाइनमेंट। देन बोल्ट का जो पिच सर्कल डायमीटर है राइट फ्रॉम दिस एंड, यू कैन सी ये सेंटर लाइन है एक बोल्ट की, ये दूसरे बोल्ट की, तो ये जो आपका सर्कल बनेगा पिच सर्कल, वो रहेगा आपका पिच सर्कल डायमीटर फॉर दी बोल्ट। ओके, सो एंड इज गिवन बाय D1, वो रहेगा आपका D1। ओके, दिस वन, एंड D1 इज इक्वल टू थ्राइस D, और लास्ट में रहेगा आपका आउटर डायमीटर फॉर द फ्लैंज, कंप्लीट आउटर डायमीटर फॉर द असेंबली, वो रहेगा आपका D2। और D2 क्या रहता है हमेशा? D2 इज़ 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। नोटेशंस एकदम डिसाइडेड है। शाफ्ट का डायमीटर अगर D है, स्मॉल d है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा? फ्लेंज रहेगा, सॉरी वो हब रहेगा या फिर बॉस रहेगा। सो D इज इक्वल टू ट्वाइस D। उसके बाद में बोल्ट जो दिए है जहाँ पे फिक्स उसकी पोजीशन है, उसका सेंटर लाइन का जो सर्कल बनेगा वो D1 है, इसका डायमेंशन है थ्राइस D। और लास्ट में ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज, वो रहेगा आपका D2, तो D2 मतलब रहेगा 4D। ओके, इसमें D1 और D2, ये स्मॉल D1 D2 क्या है? D1 is effective diameter of bolt and D2 is a diameter of bolt with a rubber coating जो एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड है वो। नाउ दी इफ़ लेंथ आर कंसर्न, तो मफ कपलिंग, स्लीव कपलिंग, जितनी भी कपलिंग्स है हर एक में जो लेंथ थी एक स्लीव की, हाफ स्लीव की, वो थी 1.5D। ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पे कफ यूज़ किए, सो लेंथ डिसाइड है 1.5D। और यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है? 5 mm की गैप है, दैट्स इट, बाकी उसमें कुछ भी अलग नहीं है।
डिफरेंस यही है कि सिर्फ और सिर्फ गैप है उसमें। ओके, सो दिस वाज दी बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब इसमें जब डिज़ाइन प्रोसीजर रहेगी तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी शाफ्ट, देन की, देन हब, हब बोलो या फिर स्लीव बोलो आप, और उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा डिज़ाइन ऑफ बोल्ट या फिर डिज़ाइन ऑफ पिन, जो बुश पिन लगेगी यहाँ पे। ओके, ये जो बोल्ट जिसको बोला हमने, ये जो पिन लग रही है यहाँ पे रबर कोटिंग के साथ में, उसका डिज़ाइन भी उसमें रिक्वायर्ड रहेगा। सो वही एक्स्ट्रा पार्ट उसमें इंक्लूड करना है। सो यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, वो इस फॉर्मूले में WN d1/2 या फिर लोड, अब जो ये पहला नोटेशन आपको दिख रहा है PB, विच इज़ लोड ऑन बोल्ट और लोड ऑन पिन यू कैन से, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की है। एंड देन D2 इज़ अ इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोल्ट विथ रबर कोटिंग है, लेंथ है, देन N है, नंबर ऑफ बोल्ट, सॉरी, नंबर ऑफ बोल्ट, एंड D1/2। अब D1/2 क्या है? D1/2 है आपका जो दो बोल्ट है, ये है आपका D1, बोल्ट टू बोल्ट सेंटर लाइन से जो सर्कल बनेगा उसका डायमेंशन है। सो ये सभी फॉर्मूले डाटा बुक में दी है ऑलरेडी, बस आपको वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है। सो वेन एवर देर इज़ a numerical to be asked and to be solved, so procedure started from design of shaft। अगर उसमें आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कपलिंग हमें डिज़ाइन करना है, कपलिंग सपोज बूस्ट पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग अगर डिज़ाइन करना है, तो उसमें सबके सब पार्ट आ गए। तो शाफ्ट आ गया, की आ गया, हब आ गया, उसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट आ गया पिन, जिसको बूस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज कपलिंग है तो फ्लैंज कपलिंग में स्पेशली बोल्ट डिज़ाइन किया जाएगा। तो फिर से डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट आ गया, की आ गया, और हब आ गया और बोल्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कपलिंग का टाइप बदल रहा है, वैसे वैसे एक एक पार्ट उसमें बस ऐड हो रहा है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर और सभी फॉर्मूलेज डाटा बुक में दी है। जैसे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे वैसे बस वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी है और सबके सब नोटेशंस फाइंड आउट करने हैं। नाउ वन मोर थिंग, मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस इंड्यूस रहेंगे उसमें, जस्ट लाइक shear स्ट्रेसेस फॉर शाफ्ट, बोल्ट, की, क्रशिंग स्ट्रेस फॉर की, क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट, ये जितने भी स्ट्रेसेस दिए रहेंगे ऑलरेडी न्यूमेरिकल में, ठीक है। लेकिन हमें फिर से कैलकुलेट करनी है, जो दी हुई क्वांटिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। सपोज वहाँ पे दिया है shear स्ट्रेस फॉर शाफ्ट एंड बोल्ट इज़ 40 मेगा पास्कल, सपोज फॉर एग्जांपल। और जब हम उसमें टॉर्क निकालेंगे और फिर से shear स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो सपोज वो 40 से कम आ रही है, ठीक है। मतलब दी हुई वैल्यू है लेकिन हम फिर से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है। सो देन एंड ओनली देन योर डिज़ाइन इज़ सेफ। सपोज दी हुई वैल्यू से हमारी कैलकुलेट वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमारे डिज़ाइन प्रोसीजर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है। इट नीड टू बी करेक्टेड। सो आपको यही चेक करना है कि जो परमिसिबल वैल्यू दी है उससे कम ही हमारे स्ट्रेसेस की वैल्यू आनी चाहिए, वेदर इट इज़ अ shear स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस, ओके, आइदर भी बेंडिंग स्ट्रेस। जैसे क्योंकि यहाँ पे जो पिन दिया है, बुश पिन दिया है, वो shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को सब्जेक्टेड रहता है। इसलिए फिर यहाँ पे ये हो गया सपोज टॉर्क वाला फॉर्मूला, विच इज़ टॉर्क ऑन कपलिंग। तो टॉर्क तो सभी एलिमेंट पे सेम रहेगा, शाफ्ट, की, कपलिंग एज वेल एज बोल्ट और पिन, सभी जगह पे टॉर्क ट्रांसफ़र सेम होता है, इसलिए टी सेम रहेगा। इधर वाले फॉर्मूले जो राइट हैंड साइड है बस वो चेंज हो रहा है, ओके। जैसे मैंने अभी बोला कि जो पिन और जो बुश है वो shear और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को सब्जेक्टेड रहेगा, इसलिए फिर यहाँ पे हमें अ, अगर पिन मतलब फ्लेक्सिबल कपलिंग है या फिर बुश पिन फ्लेक्सिबल कपलिंग है तो उसको दोनों थेरीज के लिए, आइदर गेज थेरी एंड रैंकाइन थेरी, ये हो गया आपकी रैंकाइन थेरी, ये हो गया आपकी गेज थेरी, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम shear स्ट्रेस दोनों के लिए चेक करना है, ओके। दोनों के लिए चेक करना रहेगा, लेकिन परमिसेबल वैल्यू उसकी ऑलरेडी दी है, इट शुड बी विद इन अ 28 to 42 मेगा पास्कल। कौन सी? लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस
for flexible boost pin flexible coupling is 28 to 42 मेगा पास्कल, इससे क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी सब डिज़ाइन प्रोसीजर सेम ही रहेगी। नाउ two more couplings are there in a flexible coupling. One is Oldham coupling and अनदर इज़ यूनिवर्सल कपलिंग। तो एक्चुअली बस ये है कि इसका डिज़ाइन प्रोसीजर या इसके न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है सिलेबस में, जस्ट वो टाइप्स है तो उसको देख लेंगे एक बार कि ये ओल्डहैम कपलिंग क्या है। ये ओल्डहैम कपलिंग आपको जो टॉम लैब है उसमें इसका वुडन मॉडल भी रखा हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगेन एज इट इज़ अ कपलिंग, सो इट विल बी यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स। तो यहाँ पे आपको जो शाफ्ट दिख रहे हैं ए एंड बी, ओके, तो यहाँ पे शाफ्ट है आपका ये, सपोज मैं वन बोल देता हूँ क्योंकि ए और बी अलग अलग नोटेशन के लिए यूज़ किया गया है। सो 1 and 2 are the shaft, okay, then A and B are the two halves or two parts of coupling, दो अलग अलग कपलिंग है, ओके, या फिर एक कपलिंग के दो अलग अलग पार्ट है। और उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन है ई, ये क्या है, दिस इज़ वन टंग और एक छोटा सा मैकेनिकल एलिमेंट है विच इज़ नोन एज अ टंग। सो इसके दो पार्ट है, एक T1 है और एक T2 है। वर्टिकल पार्ट आपका T2 है और हॉरिजॉन्टल पार्ट इसका T1 है। नाउ लेट अस डिस्कस दी टोटल असेंबली। ओल्डहैम कपलिंग इज व्हाट इट इज यूज्ड टू जॉइन टू शाफ्ट्स विच हैव लैटरल मिसअलाइनमेंट। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल कपलिंग है तो लैटरल मिसअलाइनमेंट के लिए हम उसको यूज़ करेंगे जहाँ पे वो परमिसिबल है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैंजेस ए एंड बी। सो ये दो फ्लैंज है ए और बी, ओके, ये पहली फ्लैंज है, ये दूसरी फ्लैंज, सो ए एंड बी, देन consist of two flanges A and B with a slot and central floating part E with the two flanges T1 and T2। और यहाँ पे एक सेंट्रल फ्लोटिंग पार्ट है जिसमें ये टंग T1 है, वर्टिकल ये वाला सेक्शन, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये टंग बोला है, सो T1। सो T1 एंड T2 these are the two part of floating part। टंग T1 fit into slot of flange A। T1 जो है, T1 ये फ्लैंज ए में फिट हो रहा है, ये वाले फ्लैंज में, ओके, और वो हॉरिजॉन्टल है। और जो T2 है, T2 मतलब ये वर्टिकल पोर्शन, वो फ्लैंज बी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जैसे आप देख रहे हो कुछ जो T1 सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिप दिख रही है, वो फ्लैंज ए में कनेक्टेड है, इस फ्लैंज में हॉरिजॉन्टली, इसलिए फिर जो फ्लैंज ए है इसकी टू एंड फ्रो हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है, थोड़ी सी, जितना उसका लेंथ है T1 टंग का, उतने पोर्शन तक वो लैटरली टू एंड फ्रो मोशन में और वे में स्लाइड हो सकता है, ओके। सो विच कॉजेस मिसअलाइनमेंट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एंड जो T2 है, T2 मतलब ये वर्टिकल सेक्शन, और ये है आपका फ्लैंज बी, ओके। सो फ्लैंज बी के साथ में आपका T2 कनेक्टेड है। अगेन यहाँ पे ये फ्लैंज और यहाँ पे ये टंग T2, ये वर्टिकली मूव हो सकते हैं विथ वेरी लेस अमाउंट, ओके, वर्टिकली। तो फ्लैंज ए आपका हॉरिजॉन्टली मूव हो सक रहा है, और जो बी फ्लैंज बी है वो आपका वर्टिकली, आप यहाँ पे डैश लाइन देख सकते हो, देखो यहाँ पे डैश लाइन है, तो इतने पोर्शन तक फ्लैंज बी उसमें रेसिप्रोकेटी ही होगा लेकिन वर्टिकली होगा, और फ्लैंज ए हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकेट होगा। सो ये होगी इसकी डायरेक्शन और ये होगी इसकी डायरेक्शन, ओके। सो ये किस लिए है, बस लैटरल मिसअलाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ओके। सो resultant of these two component of motion will accommodate lateral misalignment of the shaft as they rotate, ठीक है, while rotating थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड हो सकता है। सो बेसिक फंक्शन वही है कि शाफ्ट 1 और 2 को वो कनेक्ट करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो पोर्शन ई है, ओके, वो पोर्शन टी वन अरेंज हो रहा है, फिट हो रहा है कपलिंग ए में, और T2 फिट हो रहा है बी में। ए में जो फिट हो रहा है वो
हॉरिजेंटल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है और बी में जो फिट हो रहा है वो वर्टिकल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट टू प्रोवाइड कंप्लीट lateral misalignment. So this is all about the Oldham coupling. Okay, and the last one is universal or hook coupling. Now universal or hook coupling in a diagram you can see यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ ज़्यादा है, रोटेट हो सकता है. सो आप इस डायग्राम में देख सकते, देखो ये एक शाफ्ट रहेगी और यहाँ पे दूसरी शाफ्ट कनेक्ट, मतलब ये शाफ्ट ने एक्चुअली यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट होगी और यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट होगी. सो दोनों शाफ्ट में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा रहेगा वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इजीली कनेक्ट होने के बाद में वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है, इसका जनरल एप्लीकेशन आप ऑटोमोबाइल में देखोगे कि जहाँ पे ये कपलिंग कहाँ पे फिट होगा, प्रोपेलर के साथ में. ये मतलब गियर इंजन है, इंजन के बाद में कनेक्ट होगा आपका गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्ट करेगा ये डिफरेंशियल से. ठीक है, तो डिफरेंशियल और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में ये रहेगा आपका यूनिवर्सल और हुक कपलिंग. ओके, सो यूनिवर्सल और हुक कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट स्मॉल एंगल. यहाँ पे दिख रहा है आपको. ठीक है, ऐसी मूवमेंट हो सकती है यहाँ पे. तो ये सेक्शन, ये एक सेक्शन हो गया. ठीक है, ये एक पिन हो गई और ये एक दूसरा सेक्शन हो गया. सो ये सेक्शन और ये सेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे एक शाफ्ट है और यहाँ पे एक शाफ्ट रहेगी. सो इजीली दो शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, so inclination of two shafts may be constant but in actual practice it varies when motion is transmitted from one shaft to another. ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि जैसे ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इसका वर्किंग कैसा है. बस एक यहाँ पे आपको एक कपलिंग दिख रहा है. ओके, यहाँ पे एक कंप्लीट असेंबली आपको दिख रही है और ये दूसरी असेंबली यहाँ पे है. तो यहाँ पे एक दूसरी शाफ्ट कनेक्ट रहेगी, यहाँ पे एक शाफ्ट कनेक्ट रहेगी और यहाँ पे जो जॉइंट है, ठीक है, नी जॉइंट, जो नी जॉइंट से क्या होगा कि वो जस्ट लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो इजीली मैक्सिमम डिग्री में वो रोटेट हो सकता है. ओके, सो दिस इज नोन एज अ यूनिवर्सल कपलिंग. सो मेन एप्लीकेशन of universal hook coupling is found in a differential or back axle. Okay, so at each end a propeller shaft connecting the gearbox at the end, differential on the other end. मतलब आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन पूरी सिस्टम है, तो सबसे पहले इंजन रहेगा, उसके बाद में गियर बॉक्स, उसके बाद में प्रोपेलर शाफ्ट और उसके बाद में आता है डिफरेंशियल. तो प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंशियल के बीच में रहेगा आपका यहाँ पे कपलिंग. ओके, उसके बाद में डिफरेंशियल के बाद में भी एक कपलिंग यूज़ होगा जो दोनों एक्सल से जाएगा. एक यहाँ पे एक व्हील और ये दूसरा व्हील यहाँ पे रहेगा. तो यहाँ पे और यहाँ पे आप यूनिवर्सल कपलिंग अटैच कर सकते हो जस्ट टू प्रोवाइड मोशन. ओके, डिफरेंट मोशन वहाँ पे जैसे प्रोवाइड हो रही है थ्रू डिफरेंशियल. सो मोशन ट्रांसफ़र करने के लिए और वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम वहाँ पे यूनिवर्सल कपलिंग यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो हुक कपलिंग or universal coupling is also used for transmission of power to different spindle of multiple drilling machine as well. It is used as a knee joint in a milling machine. So these are the different application. Okay, now the next part is flywheel. ये अभी तक यहाँ तक हो गया हमारे सबके सब कपलिंग कवर. नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑन दी बोर्ड. So let us discuss some theory portion on a flywheel. So what is a flywheel? Okay, so flywheel आपको पता है एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर दी एनर्जी. ओके, पावर स्ट्रोक से जैसे ही पावर डिलीवर होगा विल बी एब्जॉर्ब बाय फ्लाईव्हील. ओके, फ्लाईव्हील उसको एब्जॉर्ब करेगा और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे वो प्रोवाइड करेगा टू द क्रैंकशाफ्ट टू द अदर एलिमेंट्स. सो जैसे ही पावर जनरेट होगा राइट फ्रॉम इंजन, ओके, राइट फ्रॉम ड्राइव, जैसे पावर जनरेट हो रहा है और फ्लाईव्हील उसको रिसीव कर रहा है, तो वो मैक्सिमम स्पीड से घूम रहा है, मैक्सिमम स्पीड से रोटेट हो रहा है.
उसकी जो आरपीएम है वो मैक्सिमम रहेगी। और जैसे पावर स्ट्रोक ख़त्म हो गया तो जो बची हुई एनर्जी है उसके हिसाब से वो रोटेट हो रहा है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है। सो डेफिनेटली इट विल हैव मैक्सिमम स्पीड एज वेल एज मिनिमम स्पीड। ओके, दो अलग अलग स्पीड रहेगी, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से रोटेट नहीं हो सकता है। ओके, सो फ्लाईव्हील का बेसिक काम क्या है कि बस वहाँ से एनर्जी लेना, उसको एब्जॉर्ब करना और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे उसको प्रोवाइड करना। इनिशियली वो मैक्सिमम स्पीड से घूम रहा है, बाद में पावर स्ट्रोक खत्म होने के बाद में भी जितनी फ्लाईव्हील में एनर्जी स्टोर्ड है उसके हिसाब से वो रोटेट होगा और वो एनर्जी और रोटेशन ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, सो फ्लाईव्हील used in machine serves as a reservoir which stores energy during the period when the supply of energy is more than the requirement and release during the period when the requirement of energy is more than the supply. Are you getting कि जैसे ही मतलब रिक्वायरमेंट कम है तो रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई flywheel is used in machine serves as a reservoir which stores the energy during period when the supply of energy is more. जहाँ पे जब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तब वो एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, जैसी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे रिक्वायरमेंट आ गई वैसे वो प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील। बट फ्लाईव्हील एक स्पीड से रोटेट नहीं हो सकता, दैट इज़ अ ड्रॉबैक। ओके, इट नीड्स सर्टन प्रोविजन, एक्स्ट्रा उसको अरेंजमेंट लगेगी मीन स्पीड और कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करने के लिए। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फ्लाईव्हील क्या है? फ्लाईव्हील जैसे एनर्जी स्टोर करने का एक एलिमेंट है और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो इन केस ऑफ स्टीम इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड द पंप, एनर्जी इज डेवलप्ड। आप पर्पल कलर में देख सकते हो स्टेटमेंट, एनर्जी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द वन स्ट्रोक इंजिन्स टू रन फॉर द होल साइकिल एंड एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन स्ट्रोक। मतलब क्या कि इंजन में 4 स्ट्रोक है, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो पावर स्ट्रोक में ही एनर्जी जनरेट होगी, डेवलप होगी, और बाकी चारों स्ट्रोक, बाकी तीनों स्ट्रोक को रन करने के लिए वही एनर्जी सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, तो जैसे एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है इट विल बी एब्जॉर्ब बाई फ्लाईव्हील। ओके, और बाकी फिर पूरा का पूरा रनिंग होने के लिए, पूरी साइकिल कंप्लीट होने के लिए वही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। सो एनर्जी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग ओनली पावर स्ट्रोक एंड विच बीइंग सक्ड बाय और एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक्स। रिमेनिंग स्ट्रोक कौन से थे? सक्शन था, कॉम्प्रेशन था, एग्जॉस्ट था। तो पावर स्ट्रोक में एनर्जी जनरेट हो रही है और बचे हुए तीनों स्ट्रोक में वो रन होने के लिए वो एनर्जी यूज़ भी हो रही है और बाकी सब चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रही है। इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक में बस 2 ही स्ट्रोक है, तो एक स्ट्रोक में एनर्जी जनरेट हुई और बचे एक स्ट्रोक में वो, मतलब सक्शन एंड पावर ये साइमल्टेनियस चलेगा और कॉम्प्रेशन एग्जॉस्ट से साइमल्टेनियसली चलेगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन यही है कि भाई फ्लाईव्हील क्या है कि एनर्जी स्टोर करने का एलिमेंट, जैसे ही एनर्जी जनरेट हुई तो वो स्टोर करके रखेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही पावर स्ट्रोक ख़त्म हो गया तो वही एनर्जी यूज़ हो रही है बाकी सब चीज़ें रन करने के लिए। ओके, नाउ the flywheel does not maintain a constant speed and it simply reduces the fluctuation of speed. अब फ्लाईव्हील कांस्टेंट स्पीड से रन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इनिशियली एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा आरपीएम रहेगा, जैसे जैसे यूटिलाइज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड कम हो रही है, बट वो जो फ्लक्चुएशन है वो कम कर रहा है। तो वो कैसे कम हो रहा है वो देखते आगे। देखो, जैसे मैंने बोला कि फ्लाईव्हील का फंक्शन तो यही है कि एनर्जी स्टोर करके बाद में उसको यूटिलाइज करने के लिए यूज़ करना, but it cannot run at a constant speed, so a different element known as a governor is to be used. So function of governor in engine is entirely different from that of the flywheel. It regulates the mean speed of the engine when there are variation on the load. ठीक है, सो वहाँ पे एक रेगुलेटर रहेगा, एक गवर्नर रहेगा, इट विल गवर्न द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। अब गवर्न करना मतलब क्या है? व्हेन द लोड ऑन इंजन इंक्रीजेस, जैसे ही इंजन का लोड बढ़ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो वर्किंग फ्लूइड भी ज़्यादा लगेगा। इंजन के लिए वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर, पेट्रोल मिक्सचर। ओके, सो रिच जो मिक्सचर लगेगा वो, तो वो हो गया उसका वर्किंग फ्लूइड। सो व्हेन लोड ऑन इंजन इंक्रीजेस इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ओके,
ऑन अदर हैंड व्हेन द लोड डिक्रीजेस, अब लोड अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेस वर्किंग फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। सो ये जो गवर्न करने का काम है, सप्लाई करने का काम है, वो करेगा गवर्नर की। अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वर्किंग फ्लूइड की क्योंकि इंजन पे लोड बढ़ गया है तो वो ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा वर्किंग फ्लूइड का। जैसे ही लोड अगर रिक्वायरमेंट कम है, इंजन पे लोड कम आ रहा है, तो वहाँ पे वर्किंग फ्लूइड का सप्लाई कम हो जाएगा। सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नर। ओके, सो दैट मीन स्पीड कैन बी मेंटेन्ड। ओके, सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ गवर्नर। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, ओके, तो मीन स्पीड थ्रू आउट मेंटेन हो नहीं सकती, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा। तो फ्लक्चुएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन, सपोज स्पीड है आपकी एक n1 n2, तो सब ये होगी सपोज मैक्सिमम स्पीड, ये होगी मिनिमम स्पीड। तो डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। दिस इज नॉट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, ये हो गई मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। और रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड टू द मीन स्पीड, मतलब रेशियो ऑफ n1 माइनस n2 बाय मीन स्पीड दैट इज n। ये जो रेशियो रहेगा, ऊपर का क्या हो गया? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड हो गया n1 माइनस n2, और नीचे क्या है? कैपिटल n वेयर n इज व्हाट? n इज नॉट आइदर n1 और n2। n क्या है? एक एवरेज स्पीड। n कैन बी नोन एज सपोज n1 प्लस n2 बाई टू, मतलब एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पहले निकाल के रख देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है? ये है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन इज रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड टू द मीन स्पीड। ये हो गई मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड मतलब n1 माइनस n2 टू द रेशियो ऑफ मीन स्पीड। ओके, तो ये जो रेशियो रहेगा उसको बोलेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। डायग्राम में आप देख सकते हो फ्लाईव्हील किसे बोलते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ठीक है, सेविंग मशीन या फिर अलग अलग मशीन्स में या जहाँ पे बेल्ट ड्राइव्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सभी मशीन्स में वहाँ पे फ्लाईव्हील यूज़ होगा। नाउ जैसे अभी हमने नोटेशन यूज़ किए थे n1 एंड n2। सो n1 इज़ मैक्सिमम स्पीड, n2 इज़ मिनिमम स्पीड, और n क्या है? मीन स्पीड। तो मीन स्पीड हमने मतलब एवरेज ले लिया n1 प्लस n2 बाय टू। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मैंने क्या बोला था अभी कि अ, इस सबसे तो पहले तो इसका n1 माइनस n2 ले लिया। n1 माइनस n2 क्या है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड, और रेशियो में क्या ले लिया? कैपिटल n इज़ व्हाट? एवरेज स्पीड और मीन स्पीड। तो ये क्या हुआ? n1 माइनस n2 बाय कैपिटल N है, और N की वैल्यू क्या है फिर? n1 प्लस n2 बाय टू, तो 2 जाएगा ऊपर। ठीक है, लाइक दिस। सो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, CS डिनोटेड बाय CS। तो आरपीएम के रिलेशन में n1 माइनस n2 बाय n लिखो, या फिर एंगुलर स्पीड में आप सीधा सीधा बस नोटेशन चेंज करने हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा लिखो। लीनियर स्पीड में v1 माइनस v2 बाई v लिखो। ठीक है, वही वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करनी है। जैसे ये नोटेशन लिखा आपने ट्वाइस n1 माइनस n2 बाय n1 प्लस n2, वैसे ओमेगा के लिए वैसे v के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। नाउ द लास्ट टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड देखा, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस इज व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। मतलब CS अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन है तो 1 बाय CS विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा वही रिलेशन लिखा है, देखो। सो इट इज़ डिनोटेड बाय m इक्वल टू 1 बाय CS। तो जितने भी ये रेशियोज है ये सब के सब उल्टे हो जाएंगे, n बाय n1 माइनस n2, या फिर ओमेगा बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, or v by v1 minus v2. So this is known as a coefficient of steadiness. That's it. We will stop here, and we'll discuss numericals on coupling in next lecture. Okay, thank you.